नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। अमेरिकी दौरे पर गए राहुल गांधी के दिए बयानों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार जारी। राहुल गांधी ने भारत में लोकतंत्र के लिए उनकी लड़ाई जारी रखने संबंधी बयान अमेरिका में दिया और देश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में संग्राम छिड़ चुका है। कांग्रेस ने बीजेपी पर लोकतंत्र को कुचलकर चुनावों में जीत का आरोप लगाया तो बीजेपी ने राहुल की सोच पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी विदेश से देश का अपमान कर रहे हैं। बीजेपी के 3 सांसदों ने गुरुवार को राहुल गांधी को एक खत लिखा है। इसमें उन्होंने राहुल पर अमेरिकी यात्रा के दौरान भारत के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप लगाया। यह लेटर बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर, परवेज साहिब सिंह और पूनम महाजन की ओर से लिखा गया। इस खत में लिखा गया कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान के बारे में सुनकर अच्छा लगता है, लेकिन उनकी पार्टी सच में अगर इस रास्ते पर चले तो कितना बेहतर होता। लेकिन अफसोस, कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। गांधी परिवार ने देश में नफरत का मेगा मॉल खोल रखा है। राहुल विदेश में हैं, लेकिन उनके बयान पर देश में घमासान है। राहुल लगातार बीजेपी और मोदी सरकार पर लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश का आरोप लगा रहे हैं। अब राहुल गांधी ने भारत में लोकतंत्र के लिए उनकी लड़ाई जारी रखने संबंधी बयान अमेरिका में दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत एक बड़ा देश है और अगर देश में लोकतंत्र तबाह हुआ तो इसका असर पूरी दुनिया पर होगा। राहुल के इस बयान पर कांग्रेस और बीजेपी में घमासान शुरू हो गया है। केंद्रीय महिला और बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने गुरुवार को कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। For a lady to converse on a topic called मोहब्बत की दुकान would be a tad bit unchivalrous. But let me say this. When you talk about मोहब्बत, does that include killing of Sikhs? When you talk about मोहब्बत, does that include kidnapping of women in Rajasthan? When you talk about मोहब्बत, does that include denouncing the Hindu way of life? When you talk about मोहब्बत, does it mean partnering with those who want to bring India to a standstill? When you talk about मोहब्बत, does that मोहब्बत compel you to go seek outside intervention against your own democracy? इससे पहले राहुल गांधी की विदेश यात्रा और पॉलिटिकल एजेंडे पर गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तंज कसते हुए कहा, राहुल गांधी की आदत है कि जब वो बाहर जाते हैं तो वो देश की आलोचना करते हैं। उनको देश में नहीं सुना जा रहा तो वो विदेश जाकर विवादित बयान दे रहे हैं। वहीं उन्होंने राहुल के बयान पर कहा कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं होती तो हर बार चुनाव हम ही जीतते। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा, हमें पता है कि 2024 के चुनाव का नतीजा तो बीजेपी के पक्ष में ही होगा। उनकी आदत है कि वो जब बाहर जाते हैं कि वो देश की आलोचना करते हैं, हमारी राजनीति के बारे में टिप्पणी करते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर के बयान पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पलटवार किया और चुनाव आयोग से बीजेपी की मिलीभगत का आरोप लगा दिया। हमें पता है 2024 का क्या रिजल्ट होने वाला है। हो सकता है कि वो हमें इलेक्शन कमीशन से उनके बातचीत हो रहे हैं जयशंकर जी की, इन्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जीतेगा। यही डेमोक्रेसी इन लोगों को मानते हैं। इस तरीके की डेमोक्रेसी मानते हैं कि लोग वोट दान करने के पहले ही वो चुनावी नतीजा बोलने में सक्षम हो जाते हैं। यही जयशंकर जी की राय में डेमोक्रेसी है। और जयशंकर जी को अमेरिका में यह पूछना चाहिए कि किसी लिए मोदी जी को अमेरिकी सरकार ने वीजा देना बंद कर दिया था। और एक बात पूछना चाहते हैं जयशंकर जी को कि जब मोदी कहते हैं विदेश मुल्क में जाकर कि हिंदुस्तान में 2014 साल के पहले कुछ नहीं हुई, जो हुई 2014 साल की बात नहीं भारत कर रहे हैं, उसी मोदी जो कहते हैं विदेश मुल्क में जाकर कि 2014 साल के पहले हिंदुस्तान में जो जन्म लिए थे वो बड़ा शर्मिंदे थे। अधीर रंजन चौधरी की जीत पर सवाल उठा रहे हैं तो वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी को नसीहत दी है। संघ के मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर में बीजेपी से कहा गया है कि उसे आत्म मंथन की जरूरत है। पार्टी का बिना मजबूत आधार और क्षेत्रीय लीडरशिप के चुनाव जीतना आसान नहीं है। आरएसएस के मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मा और हिंदुत्व के विचार चुनाव जीतने
के लिए काफी नहीं। ऑर्गेनाइजर में लिखा गया है कि बीजेपी नेतृत्व ने चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों को लाने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दे को नहीं छोड़ा। कांग्रेस की जीत का सबसे बड़ा कारण यही है। अब संघ की बीजेपी को नसीहत पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने स्वीकार किया कि कर्नाटक के लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी को नकार दिया। वो लोग जो पीएम मोदी का महिमा मंडन करते हैं, उन्हें इससे सबक लेना चाहिए। दरअसल देश में इस साल के अंत में कई प्रमुख राज्यों में विधानसभा चुनाव है और इसके बाद 2024 में सत्ता की सबसे बड़ी लड़ाई होनी है। ऐसे में सभी दल चुनावी शतरंज में अपने अपने दांव चलना शुरू कर दिया है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हैं, तो संघ बीजेपी को उसकी कमियां बताकर 2024 की जीत के लिए एररलेस बनाने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। जहां विदेशी धरती से देसी सियासत, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में अब सियासी संग्राम छिड़ चुका है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित मेहमानों से। मेरे साथ मनोज पंडित जी हैं, आप नेता भारतीय जनता पार्टी हैं। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए रत्नेश मिश्रा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के और राजनीतिक विश्लेषक अमनप्रीत कौर जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन शुरुआत मैं रत्नेश जी आपसे ही करूंगा। राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर आखिर हर बार बवाल क्यों हो जाता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि राहुल गांधी की लगातार भारतीय जनता पार्टी को देश और विदेशी धरती दोनों जगह पर इनकी पोल खोलते रहते हैं। तो जैसे ही राहुल गांधी जी लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर, संवैधानिक मूल्यों को लेकर, संस्थाओं को लेकर इनकी जब जो वर्तमान स्थिति है जब वो सबके सामने रखते हैं, तो इनको लगता है कि बेनकाब हो रहे हैं और इनकी है कि जब किसी की वास्तविकता बाहर आती है और अगर वो नेगेटिव वे में आती है तो सबको बुरा लगता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इतनी हड़बड़ाई रहती है। और मैं भारतीय जनता पार्टी से एक चीज जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जब सत्ता में नहीं थे केंद्र में, तो वो तब विदेशों में जाकर जब भारत की सरकार की आलोचना करते थे या भारत के क्या कहते हैं विरुद्ध बयान देते थे, तो क्या वो गलत था? अगर ये आज सही है तो तब गलत थे, या तब सही थे तो आज गलत है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को स्वयं का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि वो ऐसे मुद्दों में क्यों फंस रही है जिससे उसे सरकार के जो वास्तविक दायित्व है उससे वो दूर होती जा रही है। लेकिन बीजेपी तो आरोप लगा रही है कि देश में कोई राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेता, इसीलिए विदेशी धरती से प्रहार करते हैं। ये फ्रस्ट्रेशन है क्या? आप देखिए अच्छा जी, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कर्नाटक का वो क्षेत्र जहाँ से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी थी उसका दौरा करना चाहिए। बीजेपी उस पूरे क्षेत्र में एक भी सीट नहीं जीती। तो लोगों ने कितना सीरियस लिया मोदी जी को और कितना सीरियस लिया राहुल जी को, ये सबको पता, रिजल्ट सबके सामने है। भारत जोड़ो यात्रा तो कर्नाटक में केवल 6 दिन चली थी। ठीक है, यानी कि कांग्रेस कर्नाटक की जीत से उत्साहित है और आप लोगों को लगता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव था जो कर्नाटक में कांग्रेस को बम्पर जीत हाथ लगी है। खैर, मनोज पंडित जी मैं आपके पास आऊंगा। 2014 से पहले आपका भी जन्म हुआ। क्या आपको देश में जन्म लेने के पीछे शर्म लगती है? अक्षय जी, शर्म की बात नहीं है। आप किसी की जो मानसिक गुलामी में देश जी रहा था, जो परिस्थितियां थी 2014 से पहले, उन परिस्थितियों को बदला गया, उनका बदलाव है। ये आप मानसिक गुलामी से बाहर आए हैं। आप उससे पहले आप मानसिक गुलामी में जी रहे थे। देश तो आजाद 1947 में हो गया था, पर लेकिन कहीं ना कहीं आप मानसिक रूप से भी तो आजाद होने चाहिए। तो हमारा कहने का मतलब ये है। पर आप देखिए कि कहीं तो कांग्रेस कहती है प्यार बांटने आए हैं, पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी जाते हैं, प्रधानमंत्री को गले लगा लेते हैं, कहते हैं हम तो प्यार बांटने का काम करते हैं, हम तो प्यार का बांटना आता है। पर ये नफरत बांटने का काम क्यों चालू किया उन्होंने? ये नफरत की दुकान क्यों खोली उन्होंने? ये अगर हमारा कोई गिला शिकवा है तो हम अपने देश में, अपने घर में, अपने पास बैठ के दूर कर सकते हैं। क्या दूसरे देश में जाके जो छवि भारतीय जनता पार्टी सुधारने की कोशिश कर रही है? जयराम रमेश साहब तो कह रहे हैं कि परिपाटी शुरू किसने की? नहीं, परिपाटी कहा, ये तो यही शुरू से यही कांग्रेस कर रही है। बीजेपी ने तो कभी ऐसा नहीं कहा। सर, वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व के बयानों का जिक्र कर रहे हैं, जिससे जुड़ा मैंने पहला सवाल आपसे यही किया कि क्या 2014 से पहले आपका भी जन्म हुआ? क्या आपको भी शर्म महसूस होती थी 2014 के पहले कि हम किस देश में पैदा हो गए?
नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान तो आप देखिए अक्षय जी, ये तो पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए कि हिंदुस्तान को हमेशा सोने की चिड़िया कहा गया और चीजें ठीक रही। पर लेकिन आप मानसिक गुलामी से आजाद होने की बात की जा रही है कि मानसिक गुलामी से आजाद कब हुए? मानसिक गुलामी से आजाद हुए 2014 के बाद। उससे पहले तो आप मानसिक गुलाम थे। आप महसूस करते थे मानसिक तौर पर कि 2014 के पहले गुलामी में जीवन जी रहे हैं। आपको पहले अंग्रेज आप पे शासन कर रहे थे, गोरे अंग्रेज शासन कर रहे थे, उसके बाद काले अंग्रेजों ने शासन किया आपके ऊपर और दमन नीतियों को चलाने का काम किया। अब भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद आज सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, हर चीज में काम हो रहा है और देश तरक्की कर रहा है। ये पूरा देश रत्नेश जी आ रहा हूं मैं। नहीं, लेकिन रत्नेश जी की पार्टी जो सवाल उठा रही है ना कि जब भी मोदी जी से सवाल पूछा जाता है या बीजेपी सरकार से सवाल किया जाता है तो वो इतिहास की बात करने लग जाते हैं। वर्तमान में कहने के लिए कुछ नहीं बचा है क्या बीजेपी के लिए? नहीं, वर्तमान में तो देश की जनता जवाब दे रही है ना। आप देखिए कि हम क्या हमारा काम बोलता है, काम बोल रहा है ना वर्तमान में। अरे ये नारा मत बोलिए, ये नारा जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में बोला था सत्ता चली गई थी। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं समझता हूँ। पर लेकिन जो काम किए हैं वो जनता जानती है और आखिरी अदालत तो जनता की अदालत होती है, वहीं से आपको मिलता है कि आप कर क्या रहे हैं। चलिए, जनता तो जनार्दन है, ये बात तो कम से कम आप सभी स्वीकार करते हैं कि जनता सोच समझकर फैसला करती है। लेकिन अगर बयानों की बात आएगी, आप एक उंगली उठाएंगे तो 3 उंगलियां तो आपके ऊपर भी उठेंगी ना मनोज पंडित जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 3 हमारे ऊपर उठेगी, बिल्कुल सच बात है। और मेरा मानना यह है कि घर की लड़ाई घर में की जाए तो ज्यादा अच्छा है। और ये जो यात्रा निकाली गई, उस यात्रा का लाभ ये होना था कि राहुल गांधी जी की छवि पप्पू से निकाल के बाहर खड़ा करना था और इसके अलावा कुछ नहीं था इसका नतीजा। तो राहुल गांधी ने तो संसद में भी बोल दिया था ना कि आपको जो भी बयान देना, आप मुझे जो भी समझते हैं समझते रहिए, लेकिन मेरा जो काम है मैं वो तो करता रहूंगा। खैर, हम अपने मुद्दे पर रहते हैं कि क्या देश के भीतर सियासत कम है, मौके कम मिलते हैं कि विदेशी धरती से अगर देश के लिए इस तरह की बयानबाजी होती है, क्या वो सही है? वो चाहे राहुल गांधी बयान दें या फिर नरेंद्र मोदी बयान दें। मैं अमनप्रीत कौर जी आपके पास आऊंगा। देश के अंदर मौके कम मिलते हैं क्या? देखिए, अगर देश में मिलते हो मौके तो राहुल गांधी बाहर जाके नहीं बोले। हम वो मौके की बात करते हैं जब उनका संसद में माइक बंद कर दिया जाता है, जब उनको बोलने की आजादी नहीं होती है, जब वो अपने जो उनके विचार हैं वो संसद में पेश नहीं कर सकते एज ए संसद होते हुए भी। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए, दूसरी तरफ मोदी जी की हम बात करें तो उनके लिए तो मौकों की कोई कमी नहीं है। पर फिर भी कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है अक्षय जी कि मोदी जी ने बाहर जाके विदेशों में कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का उसके विरोध में कोई स्टेटमेंट ना दी हो। एक स्टेटमेंट की तो आपने जिक्र कर ही दिया कि उन्होंने बोला था कि एक बयान ये था कि हमारे देश में जो सरकार चल रही है वो कमजोर सरकार है। ये देश का अपमान नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए, अगर कहते हैं ना कि जिनके घर शीशों के होते हैं उनको दूसरे की तरफ पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। तो एस जयशंकर ने जो बयान दे दिया है एज ए विदेश मंत्री होते हुए, उनको ये फिक्र नहीं है कि हमारे देश पे चाइना कितना कब्जा कर गया है, उसके लिए उन्होंने आज तक कोई स्टेटमेंट दी नहीं है कि वहां पे वो क्या कर रहे हैं। विदेश मंत्री का काम तो यही होता है ना, इसके ऑपोजिट को ऑपोजिशन के जो लीडर हैं उनकी स्टेटमेंट, उनके लिए स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है कि भाजपा के किसी भी नेता ने देश में या विदेश में, या फिर हम पीएम मोदी जी की बात कर लें, विदेश में जाके अपने देश के प्रति या फिर अपने देश के और पॉलिटिकल पार्टीज के प्रति कोई भी विरोध में स्टेटमेंट नहीं दी है। तो ऐसी बात नहीं है। अगर देश विदेश में जाने की बात हो तो देखिए, दोनों तरफ से गलती हुई है। कोई भी हमारे देश का जो भी मसला होता है वो देश के अंदर ही उसकी डिस्कशन होनी चाहिए और वहीं पे बात खत्म होनी चाहिए। विदेशों में जाके अपने देश की तारीफ करनी चाहिए, उसकी पॉलिटिकल पार्टीज की जो है ऑपोजिशन में, उनको स्टेटमेंट उनके उल्टे नहीं देनी चाहिए। पर ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक, रत्नेश जी उंगली भी उठा रहे हैं, अपनी बात पूरी करना चाह रहे हैं। अगर एक बार की मान भी लिया जाए रत्नेश मिश्रा जी कि जयराम रमेश सच बोल रहे हैं कि परिपाटी की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की, विदेशी धरती से देश का अपमान किया उन्होंने, तो आप भी उसी रास्ते पर चलेंगे क्या? देखिए अक्षय जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज पंडित जी कह रहे थे कि 2014 के पहले वो मानसिक गुलामी में जी रहे थे।
मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसा भारतीय जनता पार्टी का नेता वो 3 बार देश का प्रधानमंत्री बना, उससे 1999 से 2004 तक सरकार चलाई और जिसने शाइनिंग इंडिया का नारा दिया वो मानसिक गुलामी में जी रहे थे। अरे क्या बात कर रहे हैं मनोज पंडित जी। मनोज पंडित जी ने खुले मंच पे कहा कि 2014 के पहले मानसिक गुलामी थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी मानसिक गुलामी में जी रहे थे। अरे कितना स्तर गिर गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भाई, मोदी की गुलामी करते करते कि आप अपने पूर्वजों का अपमान कर दे रहे हैं। आपने सीधे सीधे मुरली मनोहर जी कैबिनेट मंत्री थे, उनको बता दिया कि आप मानसिक गुलामी में जी रहे थे। आपने लालकृष्ण आडवाणी जी को बता दिया कि आप मानसिक गुलामी में जी रहे थे। आपने सुषमा स्वराज जी को बता दिया कि आप मानसिक गुलामी में जी रहे थे। आपने तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मानसिक गुलामी के तहत ला दिया, तो 1999 से 2004 की सरकार में मंत्री थे। अरे मतलब आप चलिए मोदी की करिए, मोदी की गुणगान करिए, मोदी की बड़ाई करिए, लेकिन ये तो ध्यान रखिए कि 2014 के पहले आपकी भी सरकार थी। नहीं, लेकिन राहुल गांधी के बयानों को भी तो जायज ठहराया नहीं जा सकता। ठीक है, आपके पास भी प्रहार करने का मौका है, लेकिन गेंद तो आपके पाले में भी आएगी ना, वो भी प्रहार करेंगे। अब सुनिए, तो अब आ जाते हैं। देखिए मैं एक चीज बताऊं, सनातन धर्म में एक कहावत है, सत्य प्रति सात्यम समा करे। ये जो भाषा का स्तर गिरा, ये कहीं ना कहीं इसको गिराने में प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है जी। चलिए, इसमें महारत तो आपके नेताओं को भी हासिल है ना सर। एक ब्रेक के लिए रुकना है रत्नेश भाई, एक ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन बयान वीरों की तो कमी नहीं किसी भी दल में। आपके दल में भी एक से एक महारथी हैं जिन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए जिसका खमियाजा न सिर्फ 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में भी उठाना पड़ा। तो इसलिए ये तो नहीं कह सकते कि बयान वीरों की कमी आपके दल में नहीं है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि विदेशी धरती से देश को लेकर अगर इस तरह की टिप्पणियां की जाती हैं तो क्या वो स्वीकार्य होनी चाहिए, वो बयान चाहे किसी भी तरफ से दिया जाए। बात करें विदेशी धरती से देसी राजनीति की, जिसमें दल तो कोई भी पीछे नहीं है। सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रत्नेश मिश्रा जी, अपनी बात भी पूरी कीजिए। और जो बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जब कांग्रेस को हार मिलती है तभी देश का लोकतंत्र खत्म हो जाता है। देखिए अच्छा जी, अभी तो कर्नाटक चुनाव में वहां तो नहीं आ रहे ना, उसके बाद में उन्होंने लोकतंत्र की बात की है। अब कौन हारा है ये तो आप जानिए। और नहीं तो लोकतंत्र तो जिंदा है ना मिश्रा जी। देखिए लोकतंत्र के मायने क्या होते हैं। देखिए जब हम लोकतंत्र को एक विषय के तौर पर पढ़ते हैं अक्षय जी, तो लोकतंत्र की एक जो प्राइमरी नेसेसिटी है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक प्रमुख स्तंभ है लोकतंत्र का। लेकिन आपने देखा किस प्रकार से राहुल गांधी जी का सदन में माइक बंद कर दिया जाता है। उनके क्या नीरव मोदी चोर नहीं है, क्या ललित मोदी चोर नहीं है, क्या इन चोरों के ऊपर बयान देने के बाद उनकी संसद सदस्यता छीन ली जाती है और इन्हीं की पार्टी का सांसद और विधायक और इनकी पार्टी का पूर्व केंद्रीय मंत्री बलात्कार के मामलों में आरोपित होता है और उसकी संसद सदस्यता और विधानसभा की सदस्यता 2-2 साल में जाती है। नहीं तो संसद की सदस्यता जाने के पीछे आप राहुल गांधी को दोषी नहीं मानते हैं क्या? 2013 में जिस अध्यादेश को फाड़ दिया था, अगर वो ना किया होता तो शायद आज संसद ही बरकरार रहती। देखिए आप यहीं पर एक आपने बहुत अच्छी बात कही। ये चीज है कि क्या सही कानूनों का पालन इसलिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उसके शिकार हम नहीं हो सकते हैं। नहीं, अगर कोई कानून देश हित में है तो उसका पालन किया जाना चाहिए। मोदी जी जैसे अरे तो सर बताइए ना कि जब आपको हार मिल जाए तब देश का लोकतंत्र खतरे में है, आप जीत जाते हैं तो लोकतंत्र बहाल हो जाता है। लोकतंत्र होगा क्या हो गया कि हर दिन उसकी हत्या होती है, हर दिन जीवित हो जाता है। अरे हमने तो कहा कर्नाटका में हम जीते हैं ना, उसके बाद भी हम लोकतंत्र के खतरे में होने की बात कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देश उस व्यवस्था से जूझ रहा है, क्योंकि देश इन सारी चीजों। अमनप्रीत कौर जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं कि बार बार जो संवैधानिक संस्थाएं हैं देश के अंदर, अब तो नौबत यहां तक आ गई कि सुप्रीम कोर्ट तक पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। चुनाव आयोग तो गया एक किनारे, अधीर रंजन चौधरी साहब को भरोसा नहीं है चुनाव आयोग पर, जीत मिल जाती है तो तालियां बजाते हैं। बात करें तो आपने देखा होगा कर्नाटक में भी कई बार जब ऐसा होता है, उसके पहले भी जब पश्चिमी बंगाल में भी, जब बिहार में भी इलेक्शन हो रहे थे, उसके हिसाब से भी बहुत बार जो है बहुत सारी
मर्यादाओं को भंग किया गया था, चाहे वो पीएम की खुद की रैली रही हो। उन चीजों को लेके जैसे इलेक्शन कमीशन ने उन चीजों को इग्नोर किया था, तो उस टाइम उन पे भी सवाल उठे थे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की ऐसी बात है कि जैसे बाबरी मस्जिद का, अयोध्या का जो भी फैसले आए हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहे हैं, उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी पार्टी है उसका वहाँ पे उसके ऊपर प्रभाव रहा हो। हाँ, सरकारी एजेंसियों की अगर हम बात करें जिसमें सीबीआई आ जाती है, जिसमें ईडी आ जाती है, उन चीजों के ऊपर जरूर क्वेश्चन मार्क आता है, क्योंकि ऑपोजिशन के बहुत सारे लीडर और हमारे सामने भी नहीं तो जांच एजेंसियों से अधिकार छीन लेना चाहिए क्या, कि किसी राजनेता के यहाँ पर आप छापेमारी नहीं कर सकते, उनको ब्लेम नहीं कर सकते? पर टाइमिंग का कुछ ऐसा कोइंसिडेंस हो जाता है कि जैसे जैसे कोई भी सरकार ये टाइमिंग का मतलब थोड़ा समझाइए, अगर दर्शकों को समझा पाए, ये टाइमिंग क्या होती है? देश में तो हर साल कहीं ना कहीं चुनाव चलते रहते हैं, तो इसका मतलब ताला डाल देना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं। देखो, सरकारी एजेंसियां जो हैं या तो निरंतर अपना काम करती रहे, उनका काम ऐसे नहीं होता। जब आपने देखा होगा अक्षय जी, जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जो है वो सरकार के विरोध का भी कोई स्टेटमेंट दे देता है, या फिर ऐसा लगता है कि उनको खरीदने की कोशिश हो रही है भाजपा की तरफ से और वो उनकी तरफ नहीं जा रहे हैं, तो तब उनकी तरफ जब ईडी बैठती है या सीबीआई के छापे बजते हैं, तो उस टाइम सब लोगों का यही कहना हो जाता है कि शायद ये जो सरकारी एजेंसियां हैं वो सत्ताधारी पार्टी के अंडर में आती हैं और उन्हीं की कमांड पे ये लोग काम करते हैं। क्योंकि नहीं तो अदालतों पर तो भरोसा मनोज पंडित साहब होना चाहिए ना, कि अगर मान लीजिए कि कोई संवैधानिक संस्था अगर गलत रास्ते पर चल रही है, अगर आपके पास सबूत हैं, तो देश में अदालतें हैं, अदालतों पर भरोसा तो कायम होना चाहिए। अक्षय जी, आप मुझे बताइए कि कांग्रेस जितनी बयानबाजी मीडिया में करती है, बाहर करती है, अगर मनोज पंडित जी ने ये नहीं बताया, मनोज पंडित जी पहले इस बात का जवाब दे दीजिए, क्या अटल बिहारी कहीं तो भरोसा होना चाहिए। रत्नेश भाई आ रहा हूँ, एक साथ बोलेंगे ना तो समझ नहीं आएगा, मैं आ रहा हूँ, सुन लीजिए फिर आप रिवर्ट कर दीजिएगा। संविधान खतरे में है, आप बताइए कि जब ये हारते हैं तो संविधान खतरे में चला जाता है, जब जीत जाते हैं तो ठीक हो जाता है। ईवीएम को दोषी बनाने लगते हैं, चुनाव आयोग को दोषी बनाने लगते हैं। रत्नेश जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। मनोज पंडित जी। मेरी आवाज आ रही है अक्षय जी? जी जी। तो मेरा मानना यह है कि अगर ये कहीं भी एक काम, आपने सुनी थी ना पहले कहावत कि अगर इनके मन की बात होती है तो सब अच्छा है, मन की बात ना हो तो सब खराब है। प्रधानमंत्री भी खराब है, देश का संविधान भी खराब है, देश की पंचायत भी खराब है, और देश का जो सबसे बड़ी सर्वोच्च अदालत है उस पर भी इनको भरोसा नहीं रहता। अरे भाई, आप ये बताइए कि कहीं ना आपकी अगर राहुल गांधी जी की सदस्यता चली गई तो कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसा काम किया ना, उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, उन्होंने ऐसी चीजें बोली, और तो सदस्यता जानी चाहिए थी, चली गई। अब आप चाहते कि नहीं वो तो पुनः सदस्य बना लिया जाए, आप जाइए, 6 साल के लिए रोक लगा दी गई उसमें। तो इसमें खाली कांग्रेस के लोग नहीं, बीजेपी की विधायक को सदस्यता गई है। रत्नेश मिश्रा जी कह रहे हैं कि आज राहुल गांधी से बीजेपी इतना डर गई है कि दिन में 24 घंटे में कम से कम 24 बार तो नाम लेते ही होंगे बीजेपी के नेता। राहुल गांधी ने ये किया, राहुल गांधी ने वो किया। अरे अब तो वो सदस्य भी ना रहे। रत्नेश जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल डर गए हैं, क्योंकि राहुल गांधी कोई देश के नेता तो है नहीं। अब ये नहीं पता राहुल गांधी जी कहाँ कौन सा रायता फैला दें और फिर से कांग्रेस समेटती रहे कि वो वहाँ फैला दिया उसको समेट लो। तो ये सब चीजें राहुल गांधी जी की बात को गंभीरता से लेता नहीं। ठीक है। पर हमारा विरोध सिर्फ इस बात पर है अक्षय जी कि अगर कोई बात है वो देश में की जाए, देश के बाहर अगर ये सब बातें करेंगे तो उससे हमारी क्या, उससे राहुल गांधी जी की छवि खराब। ठीक है रत्नेश मिश्रा जी, क्या जवाब दीजिएगा, क्योंकि अब समय का अभाव है, संक्षेप में अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं इनकी बात का जवाब दे चुका हूँ। कर्नाटक की जनता ने बता दिया कि राहुल गांधी को कितना लोग सीरियस ले रहे हैं। चलिए ठीक है, छोड़िए इस बात को, लेकिन ये बताइए क्या विदेशों में जाकर इस तरह की बयानबाजी ठीक है? इससे बचना चाहिए, कोई भी नेता हो, कोई भी दल हो, छोड़िए बीजेपी कांग्रेस। विदेशों की बात को छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता आपके टीवी पर बैठकर पूर्व प्रधानमंत्री के साथ सरकार को कहा जो मंत्री थे, इन्होंने जो 1999 से 2004 तक सरकार चलाई है, प्रधानमंत्री के भारतीय जनता पार्टी के नहीं तो इसलिए विदेशी धरती से जाकर इस तरह की बयानबाजी होगी। रत्नेश मिश्रा जी, ये क्या तर्क हुआ? भाई हमने क्या एक्सक्यूज होते हैं, क्या अपने देश के लोग हमारा मसला नहीं उठाएंगे तो ये लोग आंतरिक तौर पर दबा देते हैं। चलिए खैर, आपको ये लग रहा है कि मुद्दे उठाने के लिए जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर मुद्दे उठाए जाएंगे, लेकिन यही कहा जा रहा है कि कम से कम देश के लिए अच्छा
है जी, देश के विदेशों में लिए जाकर तो इस तरह की मुद्दों स्थिति पर- निर्मित ना हो कि हिंदुस्तान में आखिर चल क्या रहा है। देखिए, मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ये तो बताया नहीं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी मानसिक गुलाम थे या नहीं। हाँ। इससे वो उन्होंने तो बोल कह देते दिया ना कि 2014 के पहले मानसिक गुलामी का एहसास था। नहीं तो अभी भी मुझे लगता है अटल बिहारी कि वाजपेयी जी ने 5 साल मानसिक गुलामी में सरकार पर है वही सुई अच्छी है, सुई निकलेगी नहीं क्या अटल बिहारी वाजपेयी अरे मनोज पंडित जी इधर उधर की बातें मत बताइए, सीधा बताइए कारवां क्यों लुटा। चले ठीक, अब समय का अभाव है। उम्मीद करता हूं कि कम से कम इस तरह की बयानबाजी रुकनी चाहिए। अगर कोई मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता है तो मोहब्बत की दुकान खोले, लेकिन देश के भीतर खोले तो ज्यादा बेहतर है। उसकी डिमांड भी बढ़ सकती है, लेकिन विदेशी धरती में इस तरह की मोहब्बत की दुकान अगर खोलने की बात कही जाती है तो इसका गलत संदेश भी लोगों तक पहुंचता है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ मुद्दा में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।